हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की कुछ प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो इसमें दोस्तों आपको मैं 85 क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। ये 2 पार्ट में है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत पास है, तो आप जितने भी पुराने वीडियो हैं उसको फटाफट देख डालिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि इस जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 है, इसमें कुल जो सेक्शन हैं वो हैं दोस्तों आपके 119 चैप्टर हैं इसमें 9, ठीक। शेड्यूल है इसमें, जो अनुसूची है उसमें सिर्फ एक अनुसूची है। और आपको बता दें कि यह जो हुआ, इस पर जो है आपके जो डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल की स्वीकृति जो है दोस्तों, वह प्राप्त हुई थी 7 दिसंबर, ठीक, 7 दिसंबर 1947 को। और यूपी गवर्नमेंट जो गजट है उसमें जो हुआ यह 27 दिसंबर को प्रकाशित हुआ, 27 दिसंबर 1947 को यह प्रकाशित हुआ था, ठीक। तो आगे दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम विधानसभा एवं विधान परिषद के द्वारा क्रमशः पारित किया गया। अब दोस्तों वहाँ पर जो था दूसरा डेट था, यहाँ पर दूसरा डेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हुआ 5 जून और 6 सितंबर। यहाँ दिया है कि विधानसभा एवं विधान परिषद, वो था स्वीकृति का था और प्रकाशन का था, ठीक। तो इसलिए दोनों प्रश्न सही हैं, दोनों क्वेश्चन सही हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 बनाने के पीछे अधिनियम निर्माताओं की मंशा थी, यानी उनका क्या उद्देश्य था। तो इसमें दोस्तों आपका सही जो आंसर है, विकल्प दिया है, प्रांत के ग्रामों का विकास और स्थानीय स्वायत्त शासन का विकास, संयुक्त प्रांत ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन विकास एवं ग्राम प्रशासन की व्यवस्था। तीसरा है, ग्राम प्रशासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन। चौथा है, विकासशील ग्रामों को विकास की ओर अग्रसर करना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हुआ है आपका बी, संयुक्त प्रांत ग्राम क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन विकास एवं ग्राम प्रशासन की व्यवस्था। यह इस अधिनियम का उद्देश्य था, जो कि अधिनियम निर्माताओं ने इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके इस अधिनियम का गठन किया था। आगे, पंचायत राज अधिनियम का उपयुक्त नाम है। तो इसका उपयुक्त नाम क्या है? संयुक्त पंचायत राज अधिनियम 1947, पंचायत राज अधिनियम 1947, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, पंचायती राज उत्तर प्रदेश अधिनियम 1935। तो इसका जो सही नाम है वह है आपका विकल्प सी, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947। अगला प्रश्न, इसमें गलत उत्तर का चयन करें। कौन सा इसमें गलत उत्तर दिया हुआ है? तो इसमें दिया है आपका, यह अधिनियम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगा सिवाय उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1959 के अधीन नगर को, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 के अधीन म्यूनिसिपैलिटी को, नोटिफाइड एरिया अथवा कैंटोनमेंट एक्ट 1924 को उपबंधों के अधीन कैंटोनमेंट को, संयुक्त प्रांत टाउन एरियाज एक्ट 1914 के अधीन टाउन एरियाज को। उपर्युक्त सभी सही हैं। तो यह दोस्तों जो है कि आपका जो इसमें आंसर है वो आपका है आंसर सी, यानी कि ये सभी सही हैं, ठीक। अब इसमें दोस्तों आपको बता दें कि दिया है कि गलत उत्तर का चयन करें। इसमें कोई भी गलत उत्तर नहीं है, यानी कि आप ये जान लें कि ये जो अधिनियम है आपका इन चारों पर जो है लागू नहीं होता है, इन चारों पर जो है लागू नहीं होता है। आगे आपको बता दें कि अगला प्रश्न जो है आपका, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। राज्य सरकार ग्राम सभा की स्थापना कर सकेगी। दूसरा है, राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम हेतु ग्राम सभा की स्थापना कर सकेगी। तीसरा विकल्प आपका है, राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के लिए ग्राम सभा की स्थापना कर सकेगी। चौथा है, राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के लिए ऐसे नाम से जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए ग्राम सभा की स्थापना कर सकेगी। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, ये वाला विकल्प आपका सही है कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के लिए ऐसे नाम से जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए ग्राम सभा की स्थापना कर सकेगी।
अगला है ग्राम सभा की स्थापना तथा संगठन का उपबंध किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो यह है धारा 2 अध्याय 3 में यह किया गया है। जहाँ ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए वहाँ क्या सत्य है? तो इसका प्रश्न है आपका, जहाँ ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए वहाँ क्या सत्य है? किसी भी ग्राम के नाम से ग्राम सभा बनाई जा सकेगी। केवल 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम के नाम से ग्राम सभा बनेगी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्राम के नाम से ग्राम सभा बनेगी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्राम के नाम पर ही ग्राम सभा का नाम रहता है। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम पंचायत की सदस्यता हेतु अनर्हता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो कहाँ पर दिए गए हैं? ये दिए गए हैं धारा 5 का में दिए गए हैं। अगला, ग्राम पंचायत की सदस्यता हेतु अर्हक उम्र है। तो यह उम्र है दोस्तों कितना? 21 वर्ष। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। ग्राम पंचायत की सदस्यता से अनर्हता का कौन सा सही उत्तर नहीं है? इसमें कौन सा सही उत्तर नहीं है यह पूछा है। लाभ का पद धारण करता है, यानी कि ग्राम पंचायत का जो सदस्य है लाभ का पद धारण करता है, दुराचरण हेतु पदच्युत हुआ है, ग्राम क्षेत्र या जिला पंचायत का देय बकाया है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है। तो यह जो है इसकी अयोग्यता का वो नहीं है, पैमाना नहीं है। ठीक है, अनर्हता का कौन सा एक उत्तर सही नहीं, तो इसकी अनर्हता ये नहीं मानी जाती। कोई भी अगर व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो उसको ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्ह नहीं माना जाता है। अगला, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह दिवालिया हो जाता है, NDPS एक्ट के अंतर्गत दोष सिद्ध हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाता है, आबकारी अधिनियम के तहत 3 वर्ष की सजा दे दी जाती है। तो इसमें यह कौन सा आंसर आपका सही है? तो इसमें है दोस्तों आपका विकल्प जो है आपका सी सही है। उसका नाम निर्वाचक नामावली से अगर हटा दिया जाता है तो वह क्या होगा? तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रह जाएगा। ठीक। अगला है, ग्राम पंचायत सदस्य की अनर्हता संबंधी प्रश्न का अवधारण किया जाता है। किसके द्वारा इस प्रश्न का अवधारण किया जाता है? तो इसका अवधारण जो किया जाता है नियत प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में अर्ह है या अनर्ह है। ठीक, यानी योग्य है अयोग्य है। किसी ग्राम पंचायत में जनसंख्या परिवर्तन पर प्रभाव के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो है पहला विकल्प 5 वर्ष बाद वह क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा, नियत प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग अन्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाए तो उतना भाग उससे कम हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों का उदाहरण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सदैव किया जाता है और किया जाता रहेगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आंसर आपका सी। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग अन्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाए तो उतना भाग उससे कम हो जाएगा। किसी ग्राम पंचायत में निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के निर्देशाधीन, राज्य सरकार आयोग के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण के अधीन, जिला निर्वाचन प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण के अधीन किसी ग्राम पंचायत में निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण, शुद्धि का पर्यवेक्षण और उससे संबंधित कृत्यों का संपादन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा यह? तो इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन प्राधिकारी के द्वारा, यानी विकल्प आपका जो है बी सही है। कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण हेतु अनर्ह होगा यदि केवल भिन्न उत्तर का चयन करें। वह भारत का नागरिक नहीं, आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है, विकृत चित्त हेतु सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, निर्वाचनों संबंधी भ्रष्ट आचरण के कारण मत देने हेतु अनर्ह है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह आपका विकल्प बी, आजीवन कारावास की सजा भोग रहा है। तो ये जो है कोई भी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण हेतु अनर्ह होगा। ठीक, तो यही जो है आपका ये सही है। अगला जो है, ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यकरण में उत्पन्न कठिनाई को निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन दूर किया जा सकता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका धारा 10, यानी विकल्प ए आपका सही है। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम सभा की बैठकें एवं कृत्य का संबंध है। तो यह किस धारा से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है दोस्तों धारा 2, 6, 2, 6, 3 और 10 से है।
ग्राम सभा की सामान्यतः 2 बैठकें होंगी, एक बैठक खरीफ की फसल के बाद और दूसरी रबी की फसल के बाद, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें जो है इसकी अध्यक्षता करेगा ग्राम सभा का प्रधान। दोस्तों हमने आपको बताया कि ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये लाफाइटर मार्केट में विधि की पत्रिका आती है, उसी से ये सब प्रश्न मैंने लिया है। आप चाहें तो मार्केट से उसको खरीद सकते हैं। आगे है गलत उत्तर का चयन कीजिए। ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकेगी। तो इसमें है गलत उत्तरों का चयन करें। तो इसमें क्या क्या है कि विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट, एकता का समन्वय संबंधी जानकारी, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, नदी तालाब कुओं की रिपोर्ट। तो इसमें जो है ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकेगी। तो इसमें किस पर वह यानी कि सुझाव नहीं दे सकेगी, ये आपको बताना है। तो यह नदी तालाब कुओं और कुओं की रिपोर्ट, यह जो है ग्राम सभा जो है इसमें जो है निम्नलिखित मामलों पर इस पर नहीं विचार करती और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव नहीं देती है। गलत उत्तर का चयन करें। तो इसमें भी गलत उत्तर का चयन करना है आपको। ग्राम सभा निम्नलिखित कृतियों का संपादन करेगी। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक आय और अंशदान जुटाना, विकास योजनाओं हेतु हिताधिकारी की पहचान करना, आंगनबाड़ी और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति की जाँच, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुँचाना। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर जो गलत है ये है आपका आंगनबाड़ी एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति की जाँच। यह जो ग्राम सभा यह कार्य नहीं करती है। अगला प्रश्न है ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की संख्या है। सदस्यों की संख्या की कितनी होती है गणपूर्ति के लिए? तो यह होती है 1/5 होगी। यह गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों के 1/5 सदस्य हैं, तो उसकी मानी जाएगी गणपूर्ति हो चुकी है। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक हेतु विकल्प है पुनः बहुमत की आवश्यकता होगी। गणपूर्ति की आवश्यकता आवश्यक आवश्यकता होगी। गणपूर्ति की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी, यह पंचायत का विवेकीय कृत्य है। तो इसमें आपका विकल्प सी से गणपूर्ति की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगला ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? तो इसमें महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित हैं। ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण इस प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा। प्रधान के पद के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या राज्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का आधार है। तो इसका आधार है दोस्तों क्या है? जनसंख्या। 26 का इसमें जो विकल्प सही है वो है ए। आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न भिन्न ग्राम पंचायतों में आवंटित किए जाएंगे। कैसे? चक्रानुक्रम में। प्रधान के पदों के आरक्षण का प्रावधान है, तो यह कहाँ पर दिया गया है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है ये 28 इसमें 11A में। सर्वाधिक सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रधान निर्वाचित किया जाएगा। निर्वाचक नाम रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से। तो यह विकल्प आपका सही है। प्रधान के निर्वाचन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो प्रधान के निर्वाचन का जो प्रावधान है वह किया गया धारा 11 में किया गया है। पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? तो पंचायतों का चुनाव जो है आपका कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। अगला जो प्रश्न है धारा 11 के अधीन नियुक्त प्रशासक का कार्यकाल होता है। तो इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह होता है 6 माह से अनधिक। 6 माह से अनधिक। अगला प्रश्न है धारा 11 के अंतर्गत प्रशासक कब नियुक्त किया जाता है? विकल्प है ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है तब, और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं तब। इन दोनों परिस्थितियों में आपका विकल्प सी सही। इन दोनों परिस्थितियों में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। अगला है प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रशासक की नियुक्ति जो है आपका कौन कर सकता है? राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी। यानी आपका जो विकल्प है वो विकल्प आपका डी सही है। बी और सी कोई भी कर सकता है। प्रधान का पद जो है प्रधान का पद 6 माह से अधिक रिक्त होने पर निर्वाचन आवश्यक है। यानी कि 6 माह से जो है प्रधान का जो पद है 6 माह रिक्त होने पर निर्वाचन आवश्यक है। ठीक। अगला जो है ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों का निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होगा। किसमें निहित होगा यह? तो यह निहित होगा राज्य निर्वाचन आयोग में। आपका विकल्प ये सही है।
अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन राज्य में कौन प्रधान एवं सदस्यों के निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करता है? तो कौन करता है? यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत करता है। ये विकल्प ये सही है आपका। अगला प्रश्न जो आपका है, जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचनों का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो यह करता है आपका जिला मजिस्ट्रेट करता है। ये जिला मजिस्ट्रेट करता है। जिले में जिला मजिस्ट्रेट प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण करता है। वह किसके नियंत्रण में होता है? तो यह होता है राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में। जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करता है। ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के उप निर्वाचन के लिए दिनांक को कौन नियत करता है? तो यह नियत करता है राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य सरकार नियत करती है। यह ठीक, ग्राम पंचायत के प्रधान सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के उप निर्वाचन के दिनांक जो राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य सरकार करती है। प्रधान सदस्यों के निर्वाचन हेतु परिषद यानों आदि का जो अधिग्रहण है निर्वाचन हेतु प्रधान सदस्यों के निर्वाचन हेतु परिषद यानों आदि का अधिग्रहण कौन करता है? तो इसका जो अधिग्रहण जो करता है जिला मजिस्ट्रेट करता है। इसका अधिग्रहण जिला मजिस्ट्रेट करता है। निर्वाचन हेतु अधिग्रहित परिसर हेतु प्रतिकर का निर्धारण सामान्यतः कौन करता है? तो इसका जो होता है निर्धारण जो करता है वो है जिला मजिस्ट्रेट करता है। अगला जो प्रश्न, निर्वाचन के संबंध में पदीय कर्तव्य भंग का दोषी अधिकारी कर्मचारी या कितना जुर्माना आरोपित लगाया जा सकेगा? तो इस पर जो है दोस्तों इस पर लगाया जाएगा 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। निर्वाचन के संबंध में कोई अपने कर्तव्य का भंग करता है तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। निर्वाचन में पदीय कर्तव्य भंग के दोषी व्यक्ति अपराध का दोषी होगा तो यह संज्ञेय अपराध का दोषी माना जाता है। इसका संज्ञेय अपराध का दोषी माना जाता है। प्रधान सदस्यों की निर्वाचन आपत्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? प्रधान सदस्यों की निर्वाचन से संबंधित आपत्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो की जाती है धारा 12 के अंतर्गत। प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति आवेदन पत्र द्वारा किसके समक्ष की जाएगी? तो यह जो आपत्ति जो है यह की जाएगी विहित प्राधिकारी के समक्ष की जाती है। विहित प्राधिकारी के समक्ष की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में की गई आपत्ति के निस्तारण आदेश से पीड़ित व्यक्ति को उपचार है। तो मान लीजिए अगर उसके आदेश से पीड़ित है तो क्या करेगा? तो इसमें दिया जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करेगा, जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील करेगा, उच्च न्यायालय रिट याचिका दाखिल करेगा। तो इसमें आपका ये विकल्प सही है, जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन करेगा। वाह। विहित प्राधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति किन आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन करेगा? तो इसमें कौन से आधार होंगे जिनके आधार पर पुनरीक्षण आवेदन करेगा? विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है। विहित प्राधिकारी इस प्रक्रम विहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है। विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सार्वजनिक अनियमितता किया। उपर्युक्त सभी, तो इसमें विकल्प जो है आपका उपर्युक्त सभी सही है। इनमें से किसी भी आधार पर वह पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। अगला, विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश के दिनांक से कितने दिन के भीतर जिला न्यायाधीश के पुनरीक्षण आवेदन दे सकता है? जिला न्यायाधीश को पुनरीक्षण आवेदन और 30 दिनों के भीतर दे सकता है आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से। ठीक। प्रधान को निर्वाचित घोषित कर दिए जाने पर निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है। तो चुनौती विहित प्राधिकारी के समक्ष निर्वाचन याचिका द्वारा दी जा सकती है। अगला जो है आपका, प्रधान के मृत्यु होने या अन्यथा रिक्त होने पर प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो कौन करेगा? प्रधान की मृत्यु हो जाती है उसके कर्तव्यों का निर्वहन विहित प्राधिकारी द्वारा नामित ग्राम पंचायत का सदस्य जो है वह उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। विहित प्राधिकारी नामित ग्राम पंचायत का सदस्य। अगला जो है आपका, ग्राम सभा की उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ग्राम प्रधान को इसको हटाया जा सकता है। यानी कि विकल्प आपका बी सही है। अगला है, प्रधान को हटाए जाने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो इसमें जो है आपका 53 का जो विकल्प जो है आपका सी सही है। धारा 14 में प्रधान को हटाए जाने की अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली
1947 के नियम 33 खा के अधीन किसे दी जाती है? तो किसे दी जाती? जिला पंचायत राज अधिकारी को यह दी जाती है। किसको दी जाती है? जिला पंचायत राज अधिकारी को। प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्य को हटाने की शक्ति राज्य सरकार को पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो यह दी गई है धारा 95(6) में यह दी गई है। प्रधान या ग्राम पंचायत के सदस्य को हटाने की शक्ति राज्य सरकार को दिया गया, जो शक्ति दी गई धारा 95(6) में दिया गया है। अगला है प्रधान को कौन हटा सकता है? तो प्रधान को कौन हटा सकता है? तो इसमें दिया है राज्य सरकार, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी, यानी दोनों हटा सकते हैं। अगला जो है बहिर्गामी प्रधान अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी को सभी अभिलेख या धनराशि देने में चूक करता है तो धारा 14 का के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। तो इसमें कितने दिन के लिए दंडित किया जा सकेगा? तो दंडित किया जा सकेगा कारावास से, जिसके वह 3 वर्ष तक हो सके, जुर्माने से या दोनों से वह दंडित किया। विकल्प ये आपका सही है। अगला जो प्रधान द्वारा व्यतिक्रम की गई धनराशि की वसूली की जाएगी। कैसे की जाएगी वसूली? भू राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। धनराशि के दुरुपयोग के दोषी पाए गए प्रधान को किस धारा के अंतर्गत दंडित किए जाने का प्रावधान है? तो इसको दंडित किए जाने का प्रावधान जो है धारा 14 का में किया गया है। अगला जो है गलत उत्तर का चयन करें। इसमें पंचायत राज नियम आरक्षण का प्रावधान करता है। अनारक्षित स्थानों से लड़ने से आरक्षित को नहीं रोकता है। आरक्षित पर केवल निर्दिष्ट आरक्षित ही लड़ेगा। अनारक्षित पर आरक्षित को अधिमान होगा। तो इसमें आपका विकल्प जो है ये डी आपका ये गलत है। अगला जो किसी ग्राम पंचायत में यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं तो तदस्थ प्राधिकारी आदेश द्वारा क्या प्रशासनिक समिति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। विकल्प ये आपका सही है। ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य का नाम ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य का न्याय पंचायत सदस्य निम्न पदों में से दोनों को एक साथ धारण नहीं कर सकता है। तो इसमें कौन सा 2 पद धारण नहीं कर सकता है? ग्राम प्रधान सदस्य व प्रधान, यह दोनों पद एक साथ धारण नहीं कर सकता है। यदि कोई भी 2 या अधिक स्तरों की पंचायत का सदस्य चुन लिया जाता है तो घोषणा या अंतिम घोषणा के दिनांक से 60 दिन के भीतर एक पद वह छोड़ देगा। विकल्प आपका बी सही है। पंचायत क्षेत्र की घोषणा हेतु असत्य कथन चुने। तो इसमें कौन सा एक ऐसा उपबंध धारा 11(4) में दिया गया है। 1000 जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र की घोषणा हो सकेगी। किसी राजस्व ग्राम या मजरे को पंचायत क्षेत्र घोषणा हेतु विभाजित नहीं किया जाएगा। ऐसी घोषणा प्रधान की पूर्व अनुमति से होती है। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है ये डी विकल्प सही है। ऐसी घोषणा प्रधान की पूर्व अनुमति से होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 क्या कहता है? गलत उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है आपका जो है 1000 जनसंख्या तक कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य। 1000 से ज़्यादा 2000 से कम 11 सदस्य। 2000 से ज़्यादा 3000 से कम 13 सदस्य। 3000 से अधिक जनसंख्या पर 14 सदस्य। ये आपका गलत है, ये होते हैं 15 सदस्य होते हैं। उत्तरों की सहायता से सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका 66 का जो है आपका ये बी इसमें सही है। अब इसके हिसाब से आप मिलान कर लीजिए। तो ये का जो है आपका अधिकार ये सही है आपका, और इसके बाद बी का ये भी सही है, और इसके बाद सी का जो है आपका ये सही है, और डी का ये सही है। अपराधों का समन धारा 104 में दिया गया। डिक्रियों का निष्पादन धारा 93 में दिया गया है। क्षेत्रीय अधिकारिता 51 में दिया। अधिकार जो है 27 में दिया गया है। प्रधान के निर्वाचनों में निम्नलिखित में से किस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी? तो इसमें जो है विकल्प है कि निर्वाचन अबाध नहीं है, रिश्वत या भ्रष्ट आचरण व्याप्त था, नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया गया, नियमों के पालन में घोर चूक गए, संबंधित प्राधिकारियों को उपेक्षापूर्ण आचरण। तो इसमें जो है आपका इस आधार पर उनको क्या है चुनौती नहीं दी जा सकेगी। संबंधित उपेक्षापूर्ण आचरण के आधार प्रधान के निर्वाचनों इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाए उसके निर्वाचन पर। प्रधान को हटाने के लिए कोई भी बैठक बुलाई जाएगी। तो इसको हटाने के लिए कोई भी बैठक निर्वाचन के 2 वर्ष उपरांत ही बुलाई जाएगी। 2 वर्ष उपरांत ही बुलाई जाएगी। प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई बैठक में गढ़पूर्ति होगी। तो इसमें कितने लोगों की उपस्थिति जरूरी है? 1/2 सदस्य, यानी कम से कम आधे सदस्य होने चाहिए। अगला जो है ग्राम पंचायत के कृत्यों का उल्लेख किस धारा में है? तो ग्राम पंचायत के कृत्यों का जो उल्लेख वो धारा 15 में किया गया है, यानी विकल्प बी सही है आपका। पंचायत क्षेत्र के लिए विकास योजना कौन तैयार करता है? तो पंचायत क्षेत्र के लिए जो है विकास योजना जो है वह ग्राम पंचायत तैयार करती है। विकल्प बी सही है।
राज्य सरकार धारा 16 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों में से किए गए किस कार्य को ग्राम पंचायत को समनुदेशित कर सकती है। तो इसमें जो है आपका ये है किसी कर या भू राजस्व संग्रह करना, वन की व्यवस्था और संरक्षण, पंचायत क्षेत्र में खाली भूमि की व्यवस्था, उपयुक्त सभी वह उसको समनुदेशित कर सकता है। अगला जो धारा 24 के अंदर संविदा करने की शक्ति किसे है, तो संविदा करने की जो शक्ति है वो है ग्राम पंचायत को है। विकल्प ये सही है। धारा 25(7) के अंतर्गत नियत प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी कर्मचारी को दंड देने, सेवा मुक्त करने की शक्ति किसे है, तो यह है न्याय पंचायत को है, यह है न्याय पंचायत को। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है। धारा 25(2) के अंतर्गत वह नियुक्ति कर सकती है। अधिभार से संबंधित धारा है, तो अधिभार से संबंधित धारा है 27। विकल्प बी सही है आपका। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के धन के हानि या दुर्व्यय या दुरुपयोजन हेतु दायी है। धन की वसूली से पूर्व उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो है आपका प्रधान का दायित्व समाप्त हो जाएगा, उसके कार्यकाल समाप्त होने के 5 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएगा। हानि के दुरुपयोजन होने से 10 वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। इसमें विकल्प आपका डी सही है। ए और बी दोनों से, यानी प्रधान का दायित्व समाप्त हो जाएगा, उसके कार्यकाल समाप्त होने के 5 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाएगा। धारा 27 के अधीन अधिभार की धनराशि का निर्धारण करता है। तो अधिभार की धनराशि का निर्धारण कौन करता है, नियत प्राधिकारी करता है। विकल्प बी सही है आपका। अगला जो है आपका 79 धारा 27 के अधिभार के निर्धारण से व्यथित व्यक्ति आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा। तो अपील किसको कर सकता है, राज्य सरकार को, राज्य सरकार द्वारा नियत अन्य अपील प्राधिकारी को, यानी विकल्प सी सही है। ए और बी दोनों को कर सकता है, किसी को भी उसमें से। धारा 27 के अंतर्गत प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। धारा 27 के अधीन प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है अधिभार नियत करने एवं भू राजस्व के बकाया की तरह वसूली प्रतिकर के लिए बाद। तो इसमें आपका जो है विकल्प सी सही है, दोनों तरीके से किया जा सकता है। धारा 27(4) के अंदर प्रतिकर के लिए बाद कौन दाखिल करता है, तो प्रतिकर के लिए जो बाद दाखिल करता है राज्य सरकार, प्रतिकर के लिए बाद राज्य सरकार दाखिल करता है। निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक है, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य या सेवक, न्याय पंचायत के सदस्य या सेवक, उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी जो है लोक सेवक माने जाते हैं। उत्तर से पंचायत राज अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति होगी, तो इसमें जो है आपका जो सही विकल्प है वो है 28A जो है आपका सही है। विकल्प बी किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का उल्लेख है, तो भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों का उल्लेख 18 खा में दिया गया है, विकल्प बी सही है। ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन समिति पट्टे समुदाय सेवा योजना में कोई स्वतः कलेक्टर की अनुमति से अर्जित कर सकेगा। तो यह जो है आपका जो है विकल्प जो है पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने और पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।